इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन को कंटिन्यू करते हैं और इसी क्रम में आज जो अपन टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपन ने लास्ट क्लास में सीखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसकी ट्रिक क्या है, वो सारा अपन ने देख लिया, सीख लिया और याद करने का तरीका बता दिया। अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन। देखो, क्वेश्चन एप्लीकेशन से आता है और एप्लीकेशन तब समझ आएगा जब आपको ECS पता है क्या होती है, इसलिए अलग से ECS पढ़ाया है मैंने। इसके एप्लीकेशन, इसके 5 मेन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें से 4 एप्लीकेशन इस पार्ट में करेंगे और 5th एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है काम का, उसको पूरे एक लेक्चर में लेंगे। कोई अलग से भी टॉपिक बोल सकते हैं इसको, जो पी ब्लॉक में काम में आएगा, 2 3 4 जगहों पर काम में आता है। इसलिए आप सोचते हो सर ये लेक्चर मतलब इस तरह से डिवाइड क्यों कर देता है, एक्चुअली एक पूरा सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट को एक साथ रखता हूँ मैं ताकि आपको हेल्प मिले। चलो कंटिन्यू करते हैं। काफी सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आप 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो, छोटे छोटे वीडियो, कभी 5 मिनट का, कभी 2 मिनट का भी, वो एक छोटा सा सेगमेंट है। आप देखो कुछ वीडियो 30 मिनट्स के भी हैं पूरा सेगमेंट कंप्लीट करने के लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS और उसके एप्लीकेशन या फिर हेडिंग डालते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। अब देखो ECS के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो यूज है या सबसे पहला जो अनुप्रयोग एप्लीकेशन है वो है नेचर ऑफ रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही की बात है। नेचर मतलब प्रकृति, रिडक्टेंट मतलब जो रिड्यूस करने वाला बंदा होता है, ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करने वाला बंदा होता है, सुनना, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना चाहिए जो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या उसकी स्ट्रेंथ क्या है वो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता करेंगे। तो होल एंड सोल आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। उनकी स्ट्रेंथ का जब जजमेंट की बारी आती है, उनके स्ट्रेंथ के बारे में जब भी चर्चा करनी होती है, तो अपन ECS पे आएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आएंगे। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़िया है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है, उसकी स्ट्रेंथ का जो जजमेंट लिया जाएगा वो इससे लिया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो जहां तक तुम्हें याद हो तो ECS पढ़ा होगा, याद किया होगा, याद है? लेके 12 सरदार का नाम मान गया था दीनवान, जान के फेंके कमल दवात, याद आ गया क्या? कोई नीचे शुरू प्रभात है, चलो आए आगे कौन होंगे, पंडित ब्राह्मण और कलावती फिर। ये ट्रिक मैंने बोल दी है, अब इस ट्रिक पे तुम सही मैच कर लेना एलिमेंट, नहीं तो ट्रिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो लेके 12 सरदार का नाम LI से स्टार्ट है, ठीक है, और बीच में ECS ले देता हूँ, ECS, और लास्ट में फ्लोरीन, डैश 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 डैश। ये है लिथियम, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, ये मैंने डिनोट कर दिया है। आपको बताओ तो मैंने इसमें बताया था कि इसकी RP की वैल्यू सबसे कम होती है, इवन नेगेटिव होती है, इसके RP की वैल्यू सबसे कम होती है और इसके RP की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, बस ये आपको पता है। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और उसकी स्ट्रेंथ बाद में जज करेंगे। वैसे तुम्हें पता है फिर भी बता देता हूँ। ठीक है ठीक है, तुम होशियार हो, अच्छी बात है, चौकी बात है, तो तुम और होशियार हो जाओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के बाद दूसरे के इलेक्ट्रॉन निकलवाता है, और तब निकलवा पाता है जब खुद इलेक्ट्रॉन उससे लेता है। ठीक है, दूसरों से खुद इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, खोस लेता है, इसको मारे खोस लिया, तो खोस लेता है तो खुद का क्या हो गया, रिडक्शन, सामने वाला को ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का ऑक्सीडेशन करता है, सामने वाले को रिड्यूस। देखो इंपॉर्टेंट बात है खुद के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अपन हमेशा खुद का ही सोचते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी में हम इर्द गिर्द जो भी रहते हैं अपने खुद के बारे में सोचते रहते हैं, मेरा क्या, मेरा वो, मेरा ये, मैं मेरा, तो इसमें भी यही चलेगा, खुद का क्या रो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो तो मैं पहले बात करता हूँ ऊपर वाले बंदों की, या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर लो। RP की वैल्यू ज्यादा होना क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? RP है क्या, RP बेसिकली क्या है, क्या या SRP बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो मानक अपचयन विभव है
यदि किसी का आरपी की वैल्यू एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, यदि किसी के एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये शो करता है, ये बताता है कि वो अपचयित होना चाहता है, बताता है, हिंदी में लिख रहा हूँ, फील है, वो अपचयित होना चाहता है। मोर टेंडेंसी टू टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, और जो मोर टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन रखता है, जो जितनी ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, खुद रिड्यूस होने को, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है क्या? तो जिसका एसआरपी ज्यादा है, खास बात क्या है, वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक बहुत तगड़ा नहीं होगा क्या? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा क्या? इस एरो को वैसे कोई मतलब नहीं है, गुड लिख दिया मैंने आगे, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये लिख सकता हूं मैं, जिसके एसआरपी की वैल्यू, एसआरपी की वैल्यू कम है, एसआरपी की वैल्यू कम है, मतलब वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, मतलब सॉरी, कम है, वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता, मतलब ऑक्सीडाइज होना चाहता है। इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है, तो सामने वाले को रिड्यूस नहीं करेगा क्या? तो ये वाले बंदे जिनके एसआरपी कम, गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे क्या? तो ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऊपर वाले अच्छे अपचायक हैं, नीचे वाले अच्छे ऑक्सीकारक है। ये सारा जजमेंट मैंने आरपी की वैल्यू से लिया है। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि ऊपर वाले अच्छे अपचायक होते हैं, नीचे वाले अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, ऊपर वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यदि मेरे को कोई पूछे स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट की जो नेचर है उसकी बात करूं, तो यदि मैं ऊपर से नीचे जाता हूं, यदि मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज नहीं होती क्या? स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज हो रही है। और यदि मैं ये बोलता हूं टॉप टू बॉटम जाता हूं, तो इंक्रीज होगी। तो मैं केवल इंक्रीज वाली चर्चा कर लेता हूं, केवल इंक्रीज वाली चर्चा कर लेता हूं। अच्छे अपचाय कहां मिलेंगे? तो तुम बोलोगे ऊपर मिलेंगे। और यदि मैं बोलता हूं ऊपर से नीचे आते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज नहीं होएगा क्या? टॉप टू बॉटम आऊंगा तो नीचे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर अच्छा जाएगा, बस ये स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जजमेंट कंप्लीट हुआ। हो सकता है थोड़ा रिफ्लेक्शन आए तो चेक कर लेना यार, ठीक है? लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा सही करने की कोशिश किया। चलो, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हर चीज मैंने आपको क्लियरली बता दी है, कैसे ही सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने। इसको नोट करें, याद करें, पेपर में काम में आने वाली चीजें। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे F2Cl2 पूछ ले कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 एंड Cl2 में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है ना, जो जितना नीचे है ना वो तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। कोई पूछ ले FeCO, जो भी, मतलब कुछ भी पूछ ले यार, यदि आपको याद है ना ये वो सारी ट्रिक, तो अच्छे से बता सकते हो क्या ऑर्डर आएगा, ठीक है? दूसरे पे चलते हैं, दूसरे जो एप्लीकेशन में आते हैं, इसको लिख लेना, बड़ी अच्छी चीजें हैं ये सारी सारी, ठीक है? मैं साथ के साथ हर शब्द हिंदी में बोल रहा हूँ, ताकि हिंदी वाले बच्चे ये ना सोचे कि सर केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ठीक है? हर एक चीज में हिंदी में बोल रहा हूँ, लिख भले ही ना रहा हूँ, क्योंकि लिखना तो यार एक मीडियम में सही रहता है, लेकिन कुछ चीजें हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जो मेरे को हिंदी मेरे पास फील है। एक्चुअली मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ यार, मेरे पास कुछ बहुत सारी चीजें वो हिंदी में बहुत तगड़ी फील होती है। चलो नेक्स्ट अपन एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन नया बहुत है उसमें आपके लिए सीखने के लिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले तो ये होती क्या, डिफाइन करते हैं, समझाते हैं क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे A प्लस BC है, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ AC प्लस B। सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है, एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। यहां पर कौन डिस्प्लेस हुआ? B। और किसने किया? A ने। इन दोनों की मेरे पास हिंदी में फील है भाई,
ये बी कौन है? जो डिस्प्लेस हुआ, जो विस्थापित हुआ। जो डिस्प्लेस हुआ, ये पहला कौन है? जिसका डिस्प्लेसमेंट या जिसने डिस्प्लेसमेंट किया, जिसने सर ये क्यों लिख रहे हो? और ये पता होना चाहिए भाई कि कौन ने या किसने किसको डिस्प्लेस किया। ए वो आदमी है जिसने डिस्प्लेस किया, बी वो आदमी जिसको डिस्प्लेस किया या जो डिस्प्लेस हुआ। ऐसा बोल ना, जो डिस्प्लेस हुआ या जिसका डिस्प्लेसमेंट किया गया, एक ही बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई कि क्या लॉजिक है। अब सुनना मैंने क्यों समझाया। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आती है कौन होती है, जब एक रिएजेंट दूसरे रिएजेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म से डिस्प्लेस कर दिया जाए और खुद मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाए, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और बड़ी सिंपल सी बात है, आपने 9th क्लास में सीखी है, पहले भी बहुत बार सीख रखी है। खास बात क्या है? खास बात क्या है? टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात देखना क्या। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइप कितने? दो टाइप है। पहली वैरायटी मेटल या मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरी नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब साफ पता कैसे चलता है कौन सा मेटेलिक है कौन सा मेटेलिक है? ये डिसाइड करेगा जो डिस्प्लेस हुआ है। अरे भाई ये डिसाइड करेगा जो डिस्प्लेस हुआ, जिसके साथ बुरा हुआ एक्चुअली, बेचारे को निकाल दिया गया। तो इतना तो हक देंगे ना इसको कि ये जस्टिफाई कर दे भाई रिएक्शन कौन सी है। इसको इतना हक दे दिया, अरे निकाला धक्का मार के यार ने इसको भी को, तो इतना हक दे दिया कि वैरायटी बता दे तो कौन सी वैरायटी है रिएक्शन की। इतना हक इसको दिया, इसका अधिकार दिया इतना। तो ये अधिकार इसको है कि जो डिस्प्लेस हुआ, इसका अधिकार है, ये इसको अधिकार है। धिक्कार नहीं पे अधिकार, धिक्कार तो तुम पे नहीं पढ़ते हो तो ठीक है, और पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अधिकार, इसको अधिकार, ये जजमेंट का कौन सी मेटेलिक है नॉन मेटेलिक सुनना। जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, यदि वो मेटल है तो मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट है, और यदि नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ displaced metal is non-metal then non-metallic displacement reaction, if displaced metal is metal then that is known as metallic displacement। तो मैं इसमें इतना से लिख देता हूं, when metal is displaced, और इसमें क्या आ जाएगा when non-metal is displaced। अब मैं इसका कुछ एग्जांपल लूंगा बढ़िया से। जब मेटल डिस्प्लेस हो जाए तो मेटल डिस्प्लेसमेंट है, और जब नॉन मेटल डिस्प्लेस हो। अब सुनना, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला बंदा होता है वो कौन होता है? ये कौन होते हैं लोग, कहां से आते हैं? जॉली रेल में कौन है ये लोग, कहां से आए हैं ये लोग, ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कहां से आते हैं ये लोग? तो सुनना, ये वो लोग हैं, ये वो बंदे हैं, ये वो आदमी हैं जो मोर रिएक्टिव है। या फिर ऐसा बोलो कि जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, एसिड बेस डिस्प्लेसमेंट को छोड़ दिया जाए, अपन रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें, तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, एक पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, एक कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिप्लेस करता है, और एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अपने से कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस करता है। ये कहानी है दुनिया की यार। एक अच्छा टॉपर बच्चा, जो मतलब यदि कोई क्लास का टॉपर है, क्लास में एक और बच्चा आ गया जो उससे भी बढ़िया है, तो टॉपर डिस्प्लेस नहीं हो गया क्या? सिंपल से प्रकृति का नियम है यार, जो कमजोर चीज है उसको हमेशा डिस्प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग चीज से। ठीक है, मजबूत चीज हमेशा कमजोर को डिस्प्लेस करती है। तुम कमजोर हो, मजबूत हो जाओ तो तुम बहुतों को डिस्प्लेस कर दोगे यार। तो यही यहाँ पे चर्चा हो रही है कि ये डिस्प्लेसमेंट करता है, कौन करता है, क्यों करता है, ये कौन है? जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और यदि रिड्यूसिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा।
तो डिस्प्लेसमेंट दो जगहों पर देखने को मिलती है, पर ये कंफर्म है कि अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो रिएजेंट वो अच्छा या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो पहले काम में रखा है उससे एज कंपेयर टू, तो यहाँ से अपन जजमेंट ले सकते हैं। तो मैं इन दोनों को अलग अलग केस में लेता हूँ, ठीक है, अलग अलग केस में बना के देता हूँ कि कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है और कब रिड्यूसिंग। फिर एक ट्रिक बताऊंगा मैं तुम्हें जो हर दुनिया का हर बंदा बताता है कि ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे को डिस्प्लेस करता है। ये पूरी गलत लाइन है, पूरी 100% सही लाइन नहीं है, पूरी गलत तो नहीं बोलना चाहिए, पर ये 100% सही लाइन नहीं है भाईला कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा के लिए वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। मैं ऐसी बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा जहां पर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा। समझ आ रही बात? डिपेंड करता है रिएक्शन कैसी है, ठीक है। चलो एग्जांपल से चर्चा करते हैं, आ जाओ। आप चाहो दिन का एक एग्जांपल लूं क्या मैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ आए। मेटल डिस्प्लेसमेंट सबको पता है इसकी रिएक्शन। ये तीर तो सारे टेढ़े होते हैं अपने से यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, ये अब सीधा तीर है, ठीक है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, Cu, ठीक है, रेड कलर, CuSO4 प्लस जिंक से प्रोडक्ट बना ZnSO4 प्लस Cu। जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। डिस्प्लेस हुआ कौन? कॉपर, इसलिए एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यदि नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मैं करवाया HCl प्लस जिंक, तो यहां से क्या बना, 2HCl ले रहा हूं मैं, तो ZnCl2 प्लस H2। देखो यहाँ पर डिस्प्लेस करने वाला बंदा सेम है, पर जो हो रहा है उस पर डिपेंडेंसी है। यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हुआ तो मेटेलिक, यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल डिस्प्लेस हुआ तो नॉन मेटेलिक। भले ही सेम बंदा मैंने जानबूझ के लिया है ताकि तुम इस बात की फील हो, समझ हो कि डिस्प्लेसमेंट करने वाले बंदे पे डिपेंडेंसी नहीं है, जो हो रहा है उस पर डिपेंडेंसी किस टाइप की होगी। पर ये दोनों सेम टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेम टाइप कौन सा, भी थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो इसके आगे चलता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको नोट कर देना, स्क्रीन शॉट लो, नोट्स बनाओ, सबसे बढ़िया है यार। रेगुलर हर चीज में पढ़ा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाओ, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है यार। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, उनको सीखो। ये फैसिलिटी जो मिल रही है उसको फायदा उठा लो यार। हर चीज बहुत बढ़िया से करवाई हुई, हर चीज बहुत बढ़िया से। अनएक्सपेक्टेड मटेरियल है ये, ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो, सिंपल सी कहानी है। अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो या तो रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट करता है या फिर ऑक्सीडाइजिंग डिस्प्लेसमेंट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट करेगा, जिसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट करता है तो इसका एग्जांपल ये अपने को अभी दिया है, जैसे CuSO4 प्लस जिंक से ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना बंदा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, देख लो। और देखो रिएक्शन, Cu छोड़ो, एक बार डिस्प्लेस कर दिया बेचारे को, छोड़ो। जो दूसरी इक्वेशन ली 2HCl प्लस जिंक से क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। यहां पर भी किसने डिस्प्लेसमेंट किया है, रिड्यूसिंग एजेंट ने, सही है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे करता है वो देखो, 2KBr प्लस Cl2 से रिएक्शन क्या बनेगी, 2KCl प्लस Br2। यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने किया है। किसने किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता चलता है सर आपको, सिंपल सी बात है, जिंक आगे ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक आगे प्लस 2 में गया है, ऑक्सीडाइज हुआ है तो रिड्यूसिंग। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ऑपोजिट, जिसका रिडक्शन होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में गया, रिडक्शन हुआ, जिसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एग्जांपल देख, 2KCl, इस KCl को डिस्प्लेस करवा देते हैं किससे, F2 से, तो क्या बन जाएगा 2KF प्लस Cl2। फिर क्या हुआ, इसको भी किसी ने डिस्प्लेस कर दिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनना आप क्या कहानी है, सुनना आप क्या कहानी। जब भी रिड्यूसिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट होता हो तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बुरे रिड्यूसिंग एजेंट को डिस्प्लेस करेगा, और जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिस्प्लेसमेंट होता हो तो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बुरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिस्प्लेस करेगा। मैंने तुम्हें समझा दिया है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सोचते हैं, ऊपर वाला जो बंदा होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता क्या, अपने नीचे वाले के कंपेयर, क्योंकि ऊपर अच्छे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, नीचे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ये कहानी सही है कि ऊपर वाला नीचे वाले को
डिस्प्लेस करता है। अब दिमाग कुछ और ख्याल मत लाना, करता है, ठीक है। ईसीएस में तुम पता है, घना ही सोच रहे हो ईसीएस में, ठीक है। और इसमें क्या लिखूंगा, इसमें देखना, क्या नीचे वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं क्या? क्या क्लोरीन के नीचे फ्लोरीन नहीं है क्या? तो देख ले, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया ना फ्लोरीन ने, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया ना फ्लोरीन, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ईसीएस में नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। बड़ी जोरदार चीज है ये, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छे अच्छे, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, यही लिखता हूँ साइड में, इसके यहाँ लिखता हूँ, उसके यहाँ लिखता हूँ। इसमें तो क्वेश्चन ये बनता है भाई जी, ये बोलेगा कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, ब्लू कलर से लिखता हूँ, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा। वो क्या बोलेगा कि KBr प्लस I2 प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सुनना भाई, आप ECS में चेक कर लेना कि Br जो है वो नीचे आता है और I ऊपर आता है। प्रोडक्ट ये बनना चाहिए था क्या, 2Ki प्लस Br2। इसका मतलब I2 इतना अच्छा यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन I2 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता जितना अच्छा Br2 होता है। क्यों? क्योंकि I2 जो होता है ऊपर आता है, आप चेक कर लेना, नीचे आता है ब्रोमीन, ठीक है। ब्राह्मण पंडित वाला याद आ गया होगा। तो इसको रिएक्शन पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है रिएक्शन कौन सी पॉसिबल है कौन सी नहीं है, तो पता चल गया रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसमें क्या आता है, इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें बड़ा मस्त क्वेश्चन आता है। क्या वो याद है ना, जानकर फेंके कमल दबा, ठीक है। वो क्या बोलेगा कि इसके अंदर ZnSO4 पड़ा है, इसके अंदर ZnSO4 या FeSO4 ले लो, और जिंक का मेरे पास चम्मच पड़ा है। नहीं, घर में लोहे का चम्मच होता है, पर किसी के पास जिंक का चम्मच पड़ा था। क्या इस चम्मच से इस सॉल्यूशन को घोल सकता हूं क्या, जिंक के चम्मच। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या FeSO4 के सॉल्यूशन को जिंक के चम्मच से घोल सकते हैं क्या। तो तुम ये देख लो कि ये होगा क्या रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, जिंक जो है FeSO4 के साथ रिएक्शन करके ZnSO4 प्लस Fe नहीं बना देगा क्या। कैसे पता चलेगा, यदि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, यदि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर देगा क्या, आपका चम्मच घुल नहीं जाएगा क्या अंदर। अरे निकलेगा, इतना सा ध्यान रखना, ये निकलेगा बाहर ऐसे, ठीक है। चम्मच घुल गया अंदर, ठीक है। क्योंकि यदि मोर रिएक्टिव तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगी तो जिंक पूरा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं थियोरेटिकली, इसमें घोल सकते हो। मोर रिएक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या मोर रिएक्टिव मेटल है, तो रिएक्शन कर जाएगी, इसलिए इसके अंदर डिसोल्व नहीं किया जा सकता है, काम में नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन। दो बड़े हल्के या सिंपल सी चीजें होती है, इसमें बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लेना। अब जो चीज बता रहा हूं उसमें कोई ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, और दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी। 2 मिनट का काम है बस। सब मेन तो ये दो ही चीज थी। क्या है स्पॉन्टेनिटी में, क्या देखना, थर्ड है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और फोर्थ है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। दोनों कहीं एक साथ ही लिख रहा हूं क्योंकि लल्लू सी चीज है यार, कोई हार्ड चीज नहीं है। चलो, स्पॉन्टेनिटी कैसी है रेडॉक्स रिएक्शन की, देखो। एक में रेडॉक्स में एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन, और नेट रेडॉक्स सेल का ई नॉट सेल तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, एक का आरपी चाहिए, एक का ओपी चाहिए, दोनों को ऐड कर दो, या फिर ई नोट सेल का जो भी, दोनों की आरपी निकाल के डिफरेंस लो, आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड, वो देख के रिएक्शन पता चल जाएगा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, जिसका ऑक्सीडेशन और वो एनोड है जिसका रिडक्शन और कैथोड, साथ जैसा पहले अपन ने कर लिया भाई। चलो, तो यदि इसका ई सेल नेगेटिव आ जाए तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव। और यदि ई नोट सेल पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये है नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये है स्पॉन्टेनियस। ई सेल चेक कर लो उस रेडॉक्स रिएक्शन का, सॉरी ई नोट सेल, ठीक है। अब रही थर्मल स्टेबिलिटी, तो सुनना,
जितना ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा, जितना ज्यादा आयोनिक करेक्टर होगा उसकी टीएस उतनी ही ज्यादा होगी। हालांकि थर्मल स्टेबिलिटी के बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे रेगुलेशंस है, लेकिन जैसे अपन बात करें ऊपर वाला लिथियम वगैरह जो इलेक्ट्रॉन देने में रुचि रखते हैं और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने में रुचि रखता है, तो ये आयनिक कंपाउंड बहुत अच्छा बनेगा, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। आप नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी, तो ऑक्सीजन चाहता है इलेक्ट्रॉन ले, ऑक्सीजन चाहता है इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा भाई। तो उस केस में यदि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन आए तो वो दोनों लड़ लेंगे यार, लड़ मिटेंगे, मर मिटेंगे सारे, स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं आएगी। तो नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन देने की या लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो ऑक्सीजन के साथ इसकी स्टैटिंग नहीं बैठने वाली, तो उसमें ऑक्साइड की स्टेबिलिटी कम होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि ऑन गोइंग टी टू बी टीएस डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो रही है, क्योंकि एसआरपी बढ़ रही है, सब बोल दो टीएस डिक्रीजेस ऑफ ऑक्साइड्स। ये एक जनरल चीज है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एग्जैक्ट फेजांस रूल वगैरह बहुत कुछ समझाते हैं यार इसके बारे में, लेकिन एक जनरल चीज बोली जाए तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। और थर्मल स्टेबिलिटी कुछ बनता है पता भी नहीं होगा कि सब थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है, तो बताओ लल्लू सी चीज है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जिसको हीट किया जाए, सब्सटेंस को हीट करने पर जो इजीली टूट जाता है, आसानी से टूट जाए, इसका मतलब थर्मली कम स्टेबल है। और बहुत ज्यादा हीट करने पर मुश्किल से टूटता है, वो थर्मली स्टेबल रहा होगा यार। हीट करने पर डीकंपोजिशन से डिसाइड करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो जो ज्यादा स्टेबल है ज्यादा हीट ले रहा होगा, और ऊपर वाले ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन देने में रुचि है, एक को लेने में रुचि है, सब सेटिंग सेट है। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, 4 एप्लीकेशंस देखे। सबसे पहला और आसान एप्लीकेशन था कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन एक डेफिनेशन आई, उसके बाद क्या टाइप होते हैं उसके वो देख लिया, जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक थे। और सबसे बढ़िया बात, जो दुनिया की स्टेटमेंट लिखवाई वो पूरी 100% सही नहीं, उसको मैंने प्रूव किया आपके सामने कि रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, और ऑक्सीडाइजिंग में नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। उसके बाद में स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन, ई नोट से निकालो, रेडॉक्स रिएक्शन का डेल्टा जी आएगा, स्पॉन्टेनिटी चेक कर लो। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन देने में रुचि रखते हैं और ऑक्सीजन लेने में रुचि रखता है, तो इसलिए उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, नीचे जाने पर कम होती जाएगी। कोशिश की है 4 प्रॉपर्टी लेने के लिए, 5 प्रॉपर्टी जितना भी पढ़ा है ना उतना ही टाइम और लगेगा। ठीक है भाई, तो अगले लेक्चर में लेके, ठीक है। बहुत गजब चीज है, अभी नहीं बताऊंगा मैं क्या है, उसको देखना मजा आएगा उसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।